गैस कल की राइड में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको कल की राइड में बताऊंगा। बात एक्चुअली सोलो राइडिंग से रिलेटेड है। ऐसा होता है कि बहुत सारे राइडर्स जो एक्सपीरियंस है जो कभी जैसे यूजुअली डरते नहीं हैं, और कुछ नए राइडर्स जो यूजुअली सिचुएशन में ज़्यादा सतर्क रहते हैं और अपने आप को कॉशियस रहते हैं हमेशा, ये सबके लिए इंक्लूडेड है। मैं भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता था अंटिल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, दिस वन पॉइंट। मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ क्या है। सो गाइज़, ये इंसिडेंट उस टाइम का है जब मैं अभी रिसेंटली अपनी ट्रिप में गया था अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जो 7 स्टेट्स हैं ना, उनमें से कुछ कुछ स्टेट्स मैंने कवर कर लिए थे। अब ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है अरुणाचल प्रदेश का। मैं तवांग घूम चुका था और पास पास की लोकेशंस मैंने सारी कवर कर ली थी। अब मुझे वापस जाना था गुवाहाटी, आसाम। तो भालुकपोंग एक चेक पोस्ट है। जब गुवाहाटी से आप आते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हैं, तो भालुकपोंग वो चेक पोस्ट है जहाँ पर आपको ALP निकालना होता है। लाइन परमिट होता है वो, जो आपको निकालना पड़ता है उस स्टेट में, क्योंकि एंटर करने के लिए और मतलब वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए एज ए टूरिस्ट और एज ए जो भी पीपल एंटर करते हैं ना, उनको वो ALP बनाना ही पड़ता है। सो वो भालुकपोंग मैंने बना लिया था ALP, और मैं अरुणाचल प्रदेश में करीबन 3-4 दिन में घूमा। सो मैंने क्या सोचा था कि जब मैं रिटर्न जाऊंगा ना, तभी मैं उसी रास्ते से ही जाऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उसी रास्ते से अगर मैं वापस जाऊँ ना, तो मुझे आसानी होगी, कुछ परेशानी नहीं होगी, रूट मैप क्लियर रहेगा। लेकिन इन बिटवीन जब मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकता था और अलग अलग जगह पे मैं बातें करता था ना, तब कई होटल्स में मैं जब भी रुकता हूँ तब मैं लोगों से बातें करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ वहाँ के लोकल्स से। तो ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में रुका मैं स्नैक्स के लिए। मैंने चाय वाय पी वहाँ पर, रिफ़्रेशमेंट्स थोड़ा। तो फिर क्या हुआ वहाँ के, मैं यू टर्न ले लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो वहाँ पर एक भैया थे और उनकी वाइफ जो होटल चला रहे थे, उनसे मैंने इंटरेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको जाना ही है गुवाहाटी तो आप उल्टा क्यों जा रहे हो, यहाँ से होते हुए चले जाओ, ये रास्ता शॉर्ट है। उन्होंने मुझे जगह बताई, एक शेरगांव, एक रूपा। पहले रूपा आता है, फिर शेरगांव आता है। वहाँ से आप जाओगे ना तो आपको सही रहेगा, आपका रूट भी सही रहेगा, आपको रास्ता भी अच्छा पड़ेगा। दैट इज़ फाइन एंड ऑल। मुझे लगा कि अगर ये लोग यहाँ के ही हैं तो ये लोग अच्छे से राउट जानते होंगे, तो मुझे लगा उनकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं है, और मैंने वैसा ही किया। मैंने क्या किया, निकला वहाँ से। जब मैं इस रेस्टोरेंट से निकला ना, इस होटल से, तो करीबन 5:30 जैसा हो रहा होगा। तो मैं वहाँ से निकल गया। और वहाँ पे माउंटेन्स में क्या होता है कि है ना, अंधेरा जल्दी हो जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में, मतलब जैसे अपने वेस्टर्न पार्ट हो गया, वहाँ पे क्या काफ़ी दिन के अंत तक, मतलब 6:30-7 बजे भी उजाला रहता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पे 5-5:15 बजे अंधेरा होने लगता है, उससे पहले ही अंधेरा होने लगता है बल्कि। सो ये सब सिचुएशन थी। तो मैं आगे बढ़ा, मैंने बोला एवरीथिंग इज़ गुड। अगर मुझे अब रूट भी बता दिया था भैया ने, तो मुझे जाना भी उस हिसाब से ही था। सो मैंने क्या किया, उन्होंने जो बताया था ना, वो मेरे दिमाग में फीड हो गया था कि हाँ भाई, रूपा आएगा, फिर रूपा से आगे जाके मुझे शेरगांव पहुंचना है और फिर वहाँ पर मैं स्टे कर लूँगा। उन्होंने बोला था कि गुवाहाटी एक ही दिन में आज पहुँचने की कोशिश मत करना, एक तो आप पहुँचोगे भी नहीं, ऊपर से है ना रात को कोई भरोसा नहीं कि भाई क्या किस तरह के लोग मिले आपको, क्या हो क्या ना हो। ऊपर से माउंटेन्स में रात को गाड़ी चलाना वो खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने खुद ही मुझे सजेस्ट किया कि आप रुक जाना, आप शेरगांव रुक जाना, उसके बाद आप अपनी जर्नी इन द मॉर्निंग कंटिन्यू कर लेना गुवाहाटी के लिए। मैंने बोला दैट इज़ गुड। फिर मैं निकल गया। अब मैं पहुंचा करीबन 6-7 मतलब करीबन 40-50 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो मैं रूपा पहुंच गया। जो फर्स्ट पॉइंट था जो उन्होंने बताया था, वहाँ पहुंच गया मैं, रूपा पहुंच गया। अब रूपा मैं देखता हूँ ना, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इन द नाइट सब जगह लाइटें जल रही हैं, सब जगह है ना रोशनी है, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड ना जगमगा रहा है एक तरह से, पूरी तरह से। और मेरे को लगा यार क्या जगह है, क्योंकि इट वाज एन आर्मी एरिया, कैंटोनमेंट एरिया टाइप का था। हर जगह आर्मी क्वार्टर्स थे, कैंटीन्स थी, प्लेसमेंट्स थे,
आर्मी बैरिक्स, आर्मी यूनिट्स के है ना फ्रंट गेट्स थे, वहाँ पे सिक्योरिटीज़ थी, आर्मी वाले पर्सन्स खड़े थे, तो जगह वॉज़ वेरी लेट एंड आई वॉज सो मच इंटरेस्टेड कि यार क्या प्लेस है। थोड़ी देर वहाँ पे रुकना चाहता था पर अंधेरा था तो मैं वहाँ रुका नहीं। अब मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि अब शेरगांव भी पहुँचना है मुझे, क्योंकि मुझे रुकना वहीं पे है। तो मैं वहाँ से निकल गया, थोड़ा सा ही आगे बढ़ा तो रूपा ख़त्म हो गया। अब स्टार्ट होता है पूरा एकदम सुनसान रास्ता, एकदम पिच डार्क सुनसान रास्ता, आगे पीछे कोई नहीं। और मेरे दिमाग में मैंने जो कल आपको बात बताई थी वो तो थी कि मेरी चेन स्लैग हुई थी, तो मेरी चेन बिल्कुल भी मतलब है ना ऐसी स्थिति में नहीं थी कि उसको ज़रा सा भी एक्सेलरेट किया जाए। मैंने हालांकि एक प्रिकॉशंस लिया था, एक चीज़ मैंने अच्छी कर दी थी, हालांकि वो टाइम बीइंग के लिए था, ऐसा जुगाड़ टाइप का, कि मैंने तवांग में एक रिपेयर शॉप पे निकलने से पहले सुबह मैंने अपने चेन को जितना टाइट हो सकती थी ना उतना करा लिया। स्लैग इतना ज़्यादा था ना कि वो आखिरी पॉइंट पे जाके अटक गया। भैया ने बोला भाई इससे ज़्यादा तेरी चेन है ना अब टाइट नहीं होगी, अब तेरे को चेन बदलनी पड़ेगी। जो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि मेरे को होंडा वालों ने जब इस ट्रिप से निकल रहा था ना उससे पहले ही बोल दिया था कि भाई अब चेन को है ना बदल दो आप। पर मैं ही पता नहीं कुछ सोच के रुक गया और मैंने सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं आगे, कहीं बदल लेंगे। वो एक अलग कहानी, उसको भी मैं बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं बदल पाया। तो मैं सुबह सुबह तवांग में चेन टाइट करा के निकल गया। तो मेरे दिमाग में इतना डर तो नहीं था जितना मेरी जिस दिन चेन उतरी थी उतना डर। पर फिर भी मेरे दिमाग में एक बात थी कि भाई भरोसा नहीं है, चेन की स्थिति तो ऐसी है कि वो कभी भी उतर सकती है। अब ये टाइम आता है और ये सिचुएशन दोनों आपस में क्लैश हो जाती है। रूपा से आगे निकल के पिच ब्लैक, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर मेरे पास ऑक्स लाइट्स नहीं होती ना तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को आगे सफ़र करने का मन होता। ऑक्स लाइट के सहारे मैं चल रहा हूँ और बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में क्या बात है कि यार अगर चेन उतर गई तो क्या होगा, अगर चेन उतर गई तो क्या होगा। ऐसे ही चले जा रहा हूँ 30-40 की स्पीड पे। मैं सोच रहा हूँ कि करूँ तो करूँ क्या। मैं अंदर ही अंदर, मैं हालांकि इतना डर कभी मुझे पहले लगा नहीं है, पर इस ट्रिप में लगा था मुझे भाई, और इस ट्रिप में लगा था और इसी पर्टिकुलर पैसेज में लगा था मुझे डर। पता है मेरे को क्या लगा कि इन केस चेन उतरती है तो क्या होगा भाई, मेरा कोई साथ भी नहीं देगा, क्योंकि रात इतनी होती है ना, रात को वैसे ही वो जगह थोड़ी सी थोड़ी सी है ना सेंसिटिव है। क्योंकि मुझे बताया था उससे रिलेटेड कुछ वो होटल वाले भैया नहीं बताया था मुझे कि ये जगह सेंसिटिव है। कुछ एक अलग टाइप के पर्टिकुलर समुदाय के लोग हैं जो कि है ना थोड़े सा एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, और वो थोड़ा सा है ना गलत कामों में भी है, वो भी आपको है ना मिल सकते हैं। तो इसलिए आप रात को सफ़र मत करना। अब मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं रात को ही अटका ऐसी सिचुएशन में, और मैं चलते जा रहा हूँ। मैं डर रहा हूँ कि भाई कुछ भी करके, और जैसा आजू बाजू देख रहा हूँ ना तो लोग ही नहीं, एकदम पिच डार्क। और कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चल रहा है ना, रोड का काम चल रहा है, तो वहाँ पर ऐसा इस फॉर्म में टेंट बना के सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं, और ऐसे 2 इंस्टेंसेस पे मुझे दिखे। और वो भी कितने डिस्टेंस के अंतर पे पता है, करीबन है ना 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे सिर्फ 2 बार मेरे को ऐसे लोग दिखे। और आपको पता ही है कि अगर रात को अगर आपको कोई गाड़ी वाला रोकता है, मदद के लिए ही रोके चाहे, तो यूजुअली आप रुकते नहीं हो, और रुकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि भाई रात को किसी का भी भरोसा नहीं होता कि कौन किस इंटेंशन से आपको रोक रहा हो, कौन क्या सिचुएशन हो। ये चीज़ मेरे डर पे और ऐड ऑन कर रही थी कि मेरे को मालूम था कि कोई रुकेगा नहीं अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो। मैं धीरे आगे बढ़ता गया कैसे भी करके। शेरगांव जब मैंने बोर्ड देखा ना कि शेरगांव में 3-4-5 किलोमीटर है, तब मेरी जान में जान आई कि भाई मैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाला हूं। मेरी ज़िंदगी झंड हो गई थी। मैंने क्या करूं भाई, और कैसे पहुंचूं मैं अपने आप को निडर ही राइडर मानता हूं, क्योंकि मैं डरता नहीं हूं। मैं सोचता हूं अगर थोड़ा सा किलोमीटर, कम से कम 50-60 किलोमीटर बचे हैं और करीबन 8:30-9 बजे का टाइम हुआ है ना, तो मैं भाई निकल लूँगा, मैं नहीं रुकूँगा। मैं उतने डिस्टेंस कवर करके ही फिर है ना अपना स्पेस ढूंढूंगा, जहाँ पे मुझे रुकना है वो ढूंढूंगा। तो फिर जैसे ही मैंने किलोमीटर्स देखे बोर्ड पे, मेरे को थोड़ी शांति मिली। लेकिन इसके साथ एक सिचुएशन और होगी। अब जैसे मैं शेरगांव पहुंचा, भाई शेरगांव में देखता हूँ भाई रूपा मैंने देख लिया था ना, तो मैंने शेरगांव को देखा तो मैंने बोला भाई ये क्या है भाई, वहाँ पे लाइट्स नहीं है, मतलब लाइट्स हैं
पर रूपा से बिल्कुल अलग था। यहाँ पे बहुत ही गिनती चुनती के मकान थे भाई, थोड़े बहुत ही मकान, ना कुछ दिख रहा है कुछ है। तो मेरे को लगा कि यार मैं रूपा में ही क्यों नहीं रुक गया, कितनी अच्छी जगह थी, आर्मी एरिया भी था, सेफ़ भी था। फिर जैसे तैसे मैंने एक होम स्टे ढूंढा और वहाँ पर है ना एक लेडीज़ थी, एक लड़की थी जिससे मैंने बात की। मैंने बोला रुकने की जगह है कि नहीं। देन शी टोल्ड मी कि आप रुक सकते हो, जगह है हमारे पास। तो मैं फिर अपना सामान वामान डाला उधर और फिर वहाँ पर स्टे किया मैंने। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की और एक चीज़ मैंने अपने दिमाग में उस दिन बिठा ली। एक्चुअली 2-3 लर्निंग्स मुझे मिली। पहली चीज़ ये कि भाई आपको जो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो उस पर डबल चेक कर लो और मेक श्योर कर लो कि किसी और से भी पूछ लो आप कि भाई क्या क्या स्थिति, किस तरह की है स्थिति। अब मुझे ऐसा पता होता ना, अगर मेरे दिमाग में ऐसा होता कि भाई रूपा से ज़्यादा छोटा तो शेरगांव होगा, तो मैं रूपा में ही रुक जाता। इतनी प्यारी जगह थी वो। मैंने फालतू रिस्क लेके इतना गया, रात को आ गया और डर भी लगा मुझे। तो एक चीज़ वो सीखी मैंने। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंटर है ना, वो मैंने ये सीखा कि भाई जब भी आप सोलो राइड पे निकलते हो ना, तो दिन के अंत में 5:30-6 बजे से ही अपना स्टे ढूंढना स्टार्ट कर दो भाई। आप मत वेट करो कि है ना 8:30 तक चला लेता हूँ या 10 तक चला लेता हूँ या फिर है ना 11:45 तक चला लेता हूँ, उसके बाद ढूंढूंगा कुछ, या खाना खाने के बाद ढूंढूंगा। नहीं भाई, पहले स्टे ढूंढो। 5:30-6 बजे, 7 साढ़े 7 तक स्टे आपका फ़ाइनल हो जाना चाहिए। 7 तक मैं तो कह रहा हूँ। उसके बाद सामान रखो, खाना खाना है, जो करना है करो भाई, लेकिन सोलो राइड पे ऐसी गलती मत करो। अगर आप ग्रुप राइड करते हो ना, तो इसका ये बड़ा बेनिफिट है कि आप थोड़ा सा है ना, मतलब थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो। आपके साथ बंदे होते हैं, आपके साथ है ना ग्रुप होता है, तो आपको इतनी समस्या नहीं आती। अगर कोई आपको आके आपको है ना थोड़ा परेशान भी करेगा ना, तो पहली बात तो करेगा नहीं जब उसको पता चल जाएगा कि है ना आप ग्रुप में हो। वैसे वल्नरेबल वही लोग होते हैं जो सोलो राइड करते हैं। लेकिन सोलो राइड ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि सोलो राइड आपको करनी नहीं चाहिए। सोलो राइड आपको करनी चाहिए, लेकिन उसके अपने अपने एक है ना प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आपको लेके चलने पड़ेंगे। ऐसा तो सोलो राइडिंग लड़कियां भी करती हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं, जैसे स्वाति रोजा है और 2-3 हैं। एक बंदी, क्या नाम उसका, वैशाली है, विशाखा है। अच्छी राइडर्स हैं यार ये। अब ये लोग भी ऐसे, मतलब है ना, उन्होंने कुछ सोच के ही स्टार्ट किया होगा। ऐसा नहीं कि उनको सिचुएशंस नहीं आई होंगी, प्रॉब्लम्स आई होंगी, पर उन्होंने धीरे धीरे ओवर द टाइम सीख के ट्रैवल करके ये सारी चीज़ें सीखी। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल ज़माना इतना ख़तरनाक है ना भाई कि बीइंग अ गर्ल राइडर ओनली यू डोंट हैव टू, मतलब सिक्योर योर सेल्फ। बीइंग अ गाय राइडर ऑल्सो यू हैव टू सिक्योर योर सेल्फ भाई। आजकल ज़माना बहुत ख़तरनाक है। जिस तरह के केसेस हम देखते हैं, उलझ लेते हैं भाई, राइडर से भी कोई उलझ लेते हैं। जब मैं इस राइड पे था और जब मैंने यूपी क्रॉस करके जब मैं बिहार में एंटर कर रहा था ना, तब एक सिचुएशन मेरे सामने ऐसे आई कि मेरे पास से एक इम्पल्स वाला गया। थ्रू आउट द जर्नी के इसी पॉइंट पर मुझे एक राइडर मिला था गुजरात से पूरा यूपी तक। मेरे को है ना ऐसा कोई ज़्यादा राइडर्स के टोली दिखी नहीं। एक इसी पॉइंट पे दिखी थी, वो एक इम्पल्स वाला राइडर मेरे साथ से गया। मेरे को लगा यार यूजुअली राइडर्स जाते हैं ना, तो 60-70% केसेस में ऐसा होता है कि वो आपको थम्स अप करेंगे, आपको एक्नॉलेज करेंगे। अब वो निकल गया एकदम फास्ट से। मुझे लगा कि यार होगा, चल ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने जब जाके देखा ना, तो वही राइडर और उसके कुछ फेलो राइडर्स रुके हुए हैं एक मोड़ पे। एक फ्लाईओवर है, उसके थोड़ा आगे जाके एक रास्ता है और वहाँ पर सारी भीड़ जमा है। और ये सारे राइडर्स अपनी KTM है, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X है, हाइनस है, इम्पल्स है, 2-3 खड़े हुए हैं सारे राइडर्स। सभी है ना राइडिंग जर्सीज़ में एवरीथिंग। मैंने बोला भाई, मैंने एक बंदे से पूछा, एक राइडर से पूछा कि भाई क्या स्थिति, क्या हो गया। तो क्या हुआ था कि एक बंदे ने, KTM वाले ने, गलती से पैनिक ब्रेकिंग कर दी थी। क्योंकि ये एक स्कॉर्पियो वाले, जो बिहार का जो बंदा था, स्कॉर्पियो लेके आ रहा था और उसने बिना देखे समझे मोड़ दिया और ये बंदा स्किट हो गया भाई ये बंदा। और उसका कोनी वोनी छिल गई थी। सारे राइडर्स उसका बैग वैग संभाल रहे, फटे हुए जो
बैग थी उसको लोड अनलोड ऐसा कुछ तो कर रहे थे, और है ना कोई पानी डाल रहा है उसके मतलब घाव में। तो ये मुझे समझ में आ गया कि भाई जब आप ग्रुप में होते हो ना तो थोड़ी बहुत सहूलियत इस चीज़ की होती है आपको, कर्टसी। सो दिस वाज द मेन लेसन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। सो आई विल बी हेडिंग होम नाउ गाइस। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फेलो राइडर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल्सो फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम, सो आपको अपडेट्स मिलते रहें और वी कैन स्टे कनेक्टेड। अगर आपको कोई भी डाउट यह है या फिर कोई चीज़ है जो आपको पूछनी है इन पर्टिकुलर, तो आप DM कर सकते हैं एंड वी कैन गेट कनेक्टेड इन दैट वे। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।